वे पिछले एक वर्ष से टोक्यो कड़े बरसाती मौसम का सामना कर रहा है, लेकिन एक धूप वाली लड़की से अब भी आशा है जो मौसम को फिर से बेहतर बना सकती है। यह आस्था की कहानी है। विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर है। होडाका मोरिशिमी एक 16 साल का लड़का है जो अपने घर से भाग गया है और टोक्यो में एक बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहा है। वह क्रूज द्वारा कांतो क्षेत्र की यात्रा कर रहा है, अपने परिवार और दोस्तों से दूर। हालांकि टोक्यो में जीवन इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी होडाका इसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही क्रूज टोक्यो के किनारों के पास आती है, जहाज पर एक तूफान की चेतावनी है। होडाका, जिसे बारिश पसंद है, इसे गले लगाने के लिए बाहर दौड़ जाता है। वह जहाज के डेक पर दौड़ता है। अचानक एक बड़ी लहर क्रूज को टकराती है और होडाका लगभग गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है, लेकिन उसे केइसुके सुगा नामक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा बचा लिया जाता है। उस उपकार के लिए आभारी होकर होडाका पूछता है कि क्या वह उसके लिए कुछ ला सकता है। आदमी एक महंगी बियर मांगता है। जब वे अलग होते हैं तो सौका उसे अपना नाम और कार्ड देता है अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो। हालांकि होडाका उस आदमी से कोई लेन देन नहीं चाहता। टोक्यो में जीवन उतना ही है जितना कि होडाका ने सोचा था। वह एक भी नौकरी नहीं पा सकता क्योंकि वह घर से भागा हुआ है और उसके पास कोई छात्र पहचान पत्र नहीं है। होडाका को अच्छे भोजन और रहने की जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। लगभग हमेशा बारिश होती रहती है और होडाका अपने दिन के अधिकांश खर्च गर्म स्नान पर करता है। जीवन निराशाजनक और दुखद है। लगभग पैसे समाप्त हो जाने और किसी भी काम में भाग्य नहीं मिलने पर एक निराश होडाका एक अपार्टमेंट के बाहर दुबका बैठा है, जब अचानक एक आदमी अंदर से दो खूबसूरत महिलाओं के साथ बाहर आता है। वह लड़के को ठोकर मारता है ताकि दिखावा कर सके। होडाका एक कूड़ेदान से टकरा जाता है जिससे सारा कचरा फर्श पर फैल जाता है। जब विनम्र लड़का इसे साफ करने की कोशिश करता है, उसे एक बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये नहीं जानते हुए कि और क्या किया जाए, वह उसे उठा लेता है। फिर वह एक रेस्टोरेंट की ओर जाता है और बैठ जाता है। बहुत सोच विचार के बाद वह अंदर देखता है। ये एक बंदूक है, खिलौना बंदूक। निश्चित रूप से होडाका सोचता है और उसे वापस रख देता है। वह सुइका का नाम कार्ड निकालता है और उसके कार्यालय के स्थान को देखता है। ये उसकी अंतिम आशा है और होडाका बिल्कुल उत्साहित नहीं है। वो उन दिनों को याद करता है जब वो अपने गृहनगर में था, जिस दिन उसने चलती हुई रोशनी देखी थी। अचानक एक लड़की रेस्तरां से उसके पास आती है और उसे एक बर्गर देती है। वह मुस्कुराती है और होडाका को उलझन में छोड़कर चली जाती है। होडाका फिर भी बर्गर का आनंद लेता है। ये उसके जीवन के 16 वर्षों में सबसे अच्छा भोजन है। कभी कभी एक ही क्षण सब कुछ सही दिशा में ले जाता है और होडाका के लिए ये वही क्षण है। तो इसके बाद होडाका सुगा के ऑफिस की ओर बढ़ता है। वो प्रवेश करता है और देखता है कि एक सुंदर महिला सोफे पर सोई हुई है। वो उठती है और अपना परिचय नत्सुमी के रूप में देती है। नत्सुमी सुगा के साथ अपने संबंध को प्रकट नहीं करती, इसलिए होडाका, जो टोक्यो में पिछले कुछ दिनों में बहुत अजीब चीजों का अनुभव कर चुका है, मान लेता है कि वह सुगा की प्रेमिका है। कुछ क्षण बाद सुगा आता है और दोनों होडाका को एक नौकरी की पेशकश करते हैं। वे वास्तव में लेखक हैं जो टोक्यो के विभिन्न पत्रिकाओं में अलौकिक चीजों पर कॉलम लिखते हैं। होडाका को तुरंत काम पर रखा जाता है और बोनस के रूप में नौकरी में खाना और आवास शामिल है। होडाका की लगभग सभी समस्याएं एक साथ हल हो जाती हैं। उसका नया जीवन अब काम लगभग तुरंत शुरू हो जाता है और होडाका से उन लोगों का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जिन्होंने कुछ अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया है या देखा है। सुगा उसे शुरू करने के लिए एक टिप देते हैं, 100% धूप। वे एक मानसिक व्यक्ति, कुछ बूढ़े जोड़ों और यहाँ तक कि बच्चों का साक्षात्कार लेते हैं। अपना अधिकांश समय होडाका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने और उन्हें लैपटॉप पर लिखने में बिताते हैं और बाकी दिन में वह सुगा और नत्सुमी की घर के कामों में मदद करते हैं। जीवन व्यस्त और तेज है, लेकिन होडाका इसे पसंद करने लगे हैं। टोक्यो में लगभग हर दिन बारिश होती रहती है, लेकिन अब होडाका के पास रहने के लिए छत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब होडाका सड़क पर टहल रहा होता है, वह देखता है कि वह लड़की जिसने उसे दूसरे दिन बर्गर दिया था, 2 आदमियों के साथ जा रही है। इन आदमियों में से एक वही घमंडी व्यक्ति है जिसने कुछ दिन पहले होडाका को बिना किसी कारण के ठोकर मारी थी। लड़की डरी हुई दिखती है और होडाका को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह जल्दी से दृश्य की ओर भागता है और उसे खींच लेता है। वे दौड़ने लगते हैं। किसी कारणवश लड़की उससे सवाल भी नहीं करती जब तक कि वे चारों ओर से घिर नहीं जाते। लड़का होडाका को नीचे लाता है और उसे मारने लगता है, ये नहीं जानने पर कि क्या करें। होडाका कुछ दिनों पहले पाई गई बंदूक निकाल लेता है। पहले पुरुष खिलौना बंदूक पर हंसते हैं, लेकिन जब होडाका इसे चलाता है तो यह असली निकलती है। गोली आदमी के कुछ सेंटीमीटर दूर जाकर खंबे से टकराती है। सभी चकित हैं। लड़की इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी की पकड़ से होडाका को छुड़ाती है और वे दोनों भाग जाते हैं। वे एक परित्यक्त इमारत में शरण लेते हैं। ये कहना उचित होगा कि होडाका ने सचमुच बंदूक निकाल ली। इस बात से वह काफी परेशान है। होडाका उससे कहता है कि उसने सोचा था कि यह खिलौना है, इसीलिए उसने इसे रखा। वह डर गया है और जब वह बंदूक पकड़ता है तो उसका हाथ कांपता है, इसलिए वह इसे फेंक देता है। कुछ समय बाद लड़की उसके प्रति नरम हो जाती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी और उस व्यक्ति से दूसरी नौकरी के लिए मिली थी। लड़की को एहसास होता है कि होडाका घर से भागा हुआ है। उसे थोड़ा खोया और डरा हुआ पाकर वह उसे एक खंडहर इमारत की छत पर ले जाती है। ऊपर एक छोटा मंदिर बना हुआ है। वह उसे बताती है कि ऐसे बारिश वाले मौसम में टोक्यो का आनंद लेना मुश्किल है। फिर वह प्रार्थना करना शुरू करती है। हवा बदल जाती है, बारिश आकाश की ओर लौटने लगती है। अचानक आकाश साफ हो जाता है और बादल हटकर उन पर सूरज की किरण दिखाते हैं।
हिना खुद को हिना के रूप में परिचय देती है। होडाका तुरंत समझ जाता है कि वह एक धूप वाली लड़की है। वह पूछती है कि होडाका की उम्र कितनी है और वह बताता है कि वह 16 साल का है। हिना मुस्कुराती है और जवाब देती है कि वह अगले महीने 18 की हो जाएगी, इसलिए उसे आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। बारिश फिर से लौट आई है और टोक्यो के लोग अजीब चीजों को देखना शुरू करते हैं जो मछलियों की तरह दिखती हैं और बारिश के साथ आती हैं। नात्सुमी और होडाका इसे ऑनलाइन देखते हैं। नात्सुमी को याद आता है कि एक आदमी ने उन्हें उनके इंटरव्यू के दौरान बताया था कि आकाश में समुद्र से बड़ा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। होडाका फिर हिना के घर की ओर जाता है जहां वे मिलने के लिए सहमत हुए थे। जब वह दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे होश आता है। यह पहली बार था जब वह किसी लड़की के घर आया था। इससे पहले कि वह खुद को तैयार कर सके, दरवाजा खुलता है और हिना उसका खुशी से स्वागत करती है। वे अपने भाई के साथ अकेली रहती है। दोनों दोपहर का खाना जो होडाका लाया था उसका आनंद लेते हैं। दोपहर के खाने के बाद होडाका हिना को अपनी कुछ योजनाएं दिखाता है। वह सोचता है कि वह अपने शक्तियों का उपयोग करके पैसा कमा सकती है बजाय कि टोक्यो की कठोर रात्रि जिंदगी में नौकरी करने के। वे एक वेबसाइट बनाते हैं जहां लोग उसके सेवाओं को साफ दिन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही वे वेबसाइट प्रकाशित करने के लिए बटन दबाते हैं, हिना का छोटा भाई नागी होडाका तुरंत पहचान लेता है कि वही मिडिल स्कूल का छात्र है जो 5 गर्लफ्रेंड्स के साथ जुड़ रहा था। हिना होडाका को अपने व्यापार सहयोगी के रूप में परिचित कराती है और तभी उन्हें अगले दिन के लिए पिस्सू बाजार का मौसम साफ करने का अनुरोध मिलता है। होडाका अजीब प्रॉप्स तैयार करता है जिन्हें हिना इस्तेमाल करने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी होडाका उन्हें फ्ली मार्केट में ले आता है। उसने नागी को बारिश के पुतले के रूप में भी तैयार किया है। बाजार में लोग शुरू में होडाका और नागी की हरकतें देखकर संदेह में रहते हैं, लेकिन जल्द ही आसमान साफ हो जाता है। मालिक इतने खुश होते हैं कि वे उन्हें 20,000 येन देते हैं, जो उन्होंने मांगे थे उसका लगभग 4 गुना है। उनका व्यवसाय सफल रहा। उसके बाद वे और अधिक लोगों की मदद करने लगते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए आसमान साफ करने के बहुत से अनुरोध लेते हैं। एक दिन वे एक बूढ़ी महिला की मदद करने जाते हैं जो अपने दिवंगत पति के लिए प्रार्थना करने के लिए साफ मौसम चाहती है। होडाका यह भी समझता है कि हिना ने भी पिछले साल अपनी मां को खो दिया था और वह भी बूढ़ी महिला के साथ अनुष्ठान करती है। जैसे ही वह व्यस्त होती है ताकि होडाका से बात करता है, वह उनकी उम्र पूछती है और होडाका को अचानक याद आता है कि अगला सप्ताह हिना का जन्मदिन है, ताकि सुझाव देता है कि वह उसे एक उपहार दे। होडाका ने हिना के लिए भावनाएं विकसित करनी शुरू कर दी हैं और उसे कुछ वास्तव में विशेष देना चाहता है। जिंदगी अब अच्छी थी, इसलिए वह कुछ अच्छा खरीद सकता था। हालांकि समय उतनी ही तेजी से खराब हो सकता है जितना कि वह बेहतर होता है। एक दिन हिना को जिन्गू ग्योन आतिशबाजी महोत्सव के लिए मौसम साफ करने के लिए काम पर रखा जाता है। वह अपनी नौकरी हमेशा की तरह करती है, लेकिन एक मीडिया आउटलेट उसकी तस्वीर ले लेता है, जिस कारण वे कुछ समय के लिए छुपने का निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर नत्सुमी समर गर्ल पर लेक पर काम करती रहती है और एक मंदिर का दौरा करने जाती है। वे एक व्यक्ति से किंवदंतियों के बारे में पूछताछ करते हैं और वह उन्हें बताता है कि सालों पहले प्रत्येक गांव इन महिलाओं ने गांव वालों की प्रार्थनाओं को आकाश की दुनिया तक पहुंचाया। हालांकि अंत में एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगले दिन सोका, उनकी बेटी और नत्सुमी होडाका, नागी और हिना के साथ समय बिताते हैं। जैसे ही लड़के खेलते हैं, नत्सुमी, जिसे होडाका ने हिना की क्षमता के बारे में बताया था, हिना को उस भविष्यवाणी के बारे में बताती है जो बूढ़े आदमी ने उन्हें बताई थी। हिना सिर्फ वीडियो को देखती है लेकिन जवाब नहीं देती। टोक्यो में बारिश गिरती रहती है और जिस आदमी ने होडाका को पीटा था उसे पुलिस पकड़ लेती है। वे वास्तव में उसके पीछे नहीं है। जिस बंदूक का होडाका इस्तेमाल कर रहा था वह उन पुलिस वालों में से एक की थी जिसने उसे गिरा दिया था। इसके अलावा होडाका के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस केवल यह जानना चाहती है कि वह कहाँ है। कहीं और होडाका हिना के जन्मदिन के लिए एक उपहार लेने जाता है और एक अंगूठी चुनता है। दुकान की मालिक मित्सुहा उसे बताती है कि उसने एक शानदार उपहार चुना है। उस शाम जब हिना और होडाका साथ में घर लौट रहे होते हैं, होडाका उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का तरीका सोचता है। जैसे ही वह बोलने का साहस जुटाता है, पानी हिना के चारों ओर इकट्ठा होने लगता है और वह आसमान में तैरने लगती है। जब वह नीचे आती है, उसके हाथ अजीब और नीले जल की बूंदों जैसे होते हैं। वह डरी हुई और उलझन में होती है। फिर वह उसे बताती है कि 1 साल पहले आज ही के दिन उसे अपनी शक्तियां मिली थीं। उसकी मां बीमार थी और इसलिए उसने प्रार्थना की कि उसे एक अच्छा धूप वाला दिन मिल सके और वह अपनी मां के साथ चल सके। उसने गलती से सुनसान इमारत में मंदिर पर ठोकर खाई, प्रार्थना की और तभी उसे सनशाइन गर्ल के रूप में अपनी शक्तियां मिली। वह आकाश से जुड़ गई। टोक्यो की बारिश बिना रुके होती है। जब होडाका हिना के घर पर नहा रहा था, पुलिस वहां आती है और हिना से लड़के के ठिकाने के बारे में पूछताछ करती है। उन्हें पता चलता है कि हिना अपने नाबालिग भाई के साथ अकेले रह रही है, जो कि अस्वीकार्य है। पुलिस के जाने के बाद हिना होडाका को बताती है कि पुलिस नागी के लिए समाज सेवा के साथ फिर आएगी, जिसे वह होने नहीं दे सकती। तभी सुगा भी पूरी तरह अजीब कपड़े पहनकर बाहर आता है। वह होडाका को कुछ पैसे देता है और उसे बताता है कि वह नौकरी पर वापस नहीं आ सकता। सुगा इस समय अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ रहा था और वह एक कानूनी समस्या। वह होडाका को सुझाव देता है कि वह अपने गृहनगर वापस लौट जाए। उदास होडाका हिना के पास वापस जाता है और सुझाव देता है कि वे एक साथ भाग जाएं। तीनों टोक्यो की बारिश वाली गलियों में चलते हैं और सोने की जगह पाने में अधिक भाग्यशाली नहीं होते। वे अधिक पैसे की पेशकश करते हैं, लेकिन कोई भी अभिभावक या पहचान पत्र के बिना नाबालिगों को ठहरने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट करता है कि आज साल का सबसे बारिश वाला दिन होने वाला है और बाढ़ और सुनामी का खतरा बढ़ रहा है। जल्द ही सड़कों पर जल जमाव शुरू हो जाता है और हवा बनने लगती है।
ठंडा। पूरे टोक्यो को इसका असर है। अचानक बर्फबारी हो रही है, मौसम बिल्कुल पागल सा है। अचानक उन्हें पुलिस अफसर गिरफ्तार कर लेते हैं। वे होदाका की तलाश कर रहे थे आग्नेयास्त्र रखने और घर से भागने के लिए। होदाका भाग जाता है और हिना से कहता है कि वह नागी को लेकर विपरीत दिशा में भागे। हिना पुलिस को होदाका के साथ बदसलूकी करते हुए देखती है और वह इसे सहन नहीं कर पाती। वह उसकी मदद के लिए दौड़ती है। अपने गुस्से में आसमान गरजता है और बिजली एक पास के ट्रक पर गिरती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। वे इस मौके का फायदा उठाकर भागकर एक विशेष और महंगे होटल में पहुंचते हैं, जिसकी एक रात की कीमत 28,000 येन है। रात पैसे उनके लिए कोई समस्या नहीं है और वे वहां ठहरने के लिए सहमत होते हैं। कमरे बड़े हैं और उनके देखे हुए किसी भी चीज से अलग हैं। वे सभी नहाने, अच्छा खाना खाने और कराओके गाने में बहुत मजा करते हैं। इस समय होदाका कुछ और नहीं चाहता। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर उसके लिए कुछ बेहतर भी है तो भी वह इससे अधिक कुछ नहीं चाहता। उस रात होदाका अपना उपहार हिना को देता है, जो इसे पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह जल्दी ही उसे बुरी खबर देती है। वह बताती है कि नात्सुमी ने उसे बताया था कि सनशाइन गर्ल्स वास्तव में मानव बलि हैं। ओडाका इसे बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन हिना उसे अपना शरीर दिखाती है। यह लगभग तरल में बदल चुका है। वह उसे बताती है कि जब वह चली जाएगी तो मौसम सामान्य हो जाएगा, क्योंकि यही धूप लड़की की नियति है। ओडाका के पास कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन वह उसे बताता है कि चाहे जो भी हो, वे एक साथ रहेंगे। अगले दिन जब वह जागता है तो हिना गायब होती है। पुलिस भी उनके पास पहुंच जाती है और होडाका को पुलिस स्टेशन ले जाती है और नागी को सोशल सर्विसेज में। अपने रास्ते में होडाका सुनता है कि हिना वास्तव में केवल 15 वर्ष की थी और नौकरी पाने के लिए उसने अपनी आईडी नकली बनवाई थी। उसे समझ में आता है कि वह उनसे कम उम्र की लड़की पर निर्भर था, बजाय उन्हें मदद करने के। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर वह फिर से भाग जाता है। वह हिना को जहां कहीं भी है वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वो पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं, लेकिन नत्सुमी उसकी मदद करती है और उसे अपने स्कूटर पर सवारी देती है। वह उसे उस परित्यक्त इमारत के पास ले जाती है, लेकिन जलमग्न सड़कों के कारण रुक जाती है। सूरज ऊंचा और साफ आसमान में है और मौसम धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। ओदाका ट्रेन पटरियों के माध्यम से दौड़ते हुए छोड़ी गई इमारत तक पहुंचता है। उसे सुगा द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बस चाहता है कि वह परेशानी से दूर रहे और यहाँ तक कि पुलिस से भी। लेकिन वह इमारत के ऊपर मंदिर तक पहुंचने में सफल हो जाता है। हिना को बचाने की इच्छा जाहिर करता है। जैसे ही वह मंदिर तक पहुंचता है, वह आकाश में गिरा दिया जाता है और उसे देखता है। हिना उनकी तरफ कूदती है और वे दोनों गिरने लगते हैं। होदाका उसे बताता है कि अब उसे दूसरों की प्रार्थनाएं लेने की जरूरत नहीं है, वह केवल अपने लिए प्रार्थना करेगी। हिना संकोच में है क्योंकि उसकी वापसी से मौसम बदतर हो जाएगा, लेकिन होडाका उससे कहता है कि उसे मौसम की परवाह नहीं है। वह उसके लिए किसी भी धूप वाले दिन से ज्यादा कीमती है। अब 3 साल बीत चुके हैं और टोक्यो का मौसम कभी वास्तव में सुधरा नहीं। पूरा शहर अब पानी में डूब गया था। इस घटना के बाद होडाका को उसके गृहनगर वापस भेज दिया गया और वह परिवीक्षा पर था। वह वापस टोक्यो जा सकता था, लेकिन उसने अपनी स्नातकता के दिन तक इंतजार किया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह अपने मन में सैकड़ों सवालों के साथ टोक्यो लौट आया। क्या उसने अच्छा किया? क्या यह इसके लायक था? क्या यह सच था कि अब टोक्यो डूब रहा है उसकी गलती थी? पर जब वह हिना को देखता है तो उन सारे सवालों का कोई महत्व नहीं रहता। उसे यकीन है कि उसने यही चुना है और यही उसके लिए मायने रखता है। उसे विश्वास है इतने लंबे समय बाद मिलने पर जोड़ी एक दूसरे को गले लगाती है और होदाका उससे कहता है हम सब ठीक हो जाएंगे। और ऐसे अन्य वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस चालू करें।